Hi guys, welcome to MBA Pathshala, and this is our sixth session on averages. So basically guys, अब तक हम लोगों ने 5 सेशंस एवरेज से कंप्लीट कर लिए हैं. उन सभी 5 के 5 सेशंस का लिंक आप लोगों को एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. वहां पर आप लोगों को उन 5 के 5 सेशंस का लिंक मिल जाएगा. सो गाइज दिस इज अवर सिक्स्थ सेशन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हम लोग इसमें जितने भी हम लोगों ने अब तक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे एवरेजेस के. सो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन, ठीक है, और देखते हैं जरा हम इस सेशन में कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो दिस सेशन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट एंड क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम एंड ऑल एप्टीट्यूड एग्जाम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला. आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर आपको मेरे सभी सेशंस के लिंक मिल जाएंगे और जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सभी टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है. अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, एमबीए पाठशाला, ठीक है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस, ठीक है. मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने अभी तक 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं एवरेजेस के. अब हम लोग आगे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड करते हैं, देखते हैं जरा. पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मतलब जितने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए उनके बेसिस पर. सो दिस इज अवर 21st क्वेश्चन. एक बार रीड करते हैं. आप लोग जब भी सेशन को देखते हो ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दिया, इसके बाद वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखो, अगर हो भी जाता है तो आपको तब भी सॉल्यूशन देखना है, ठीक है. चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एजेस ऑफ 6 लैंडलॉर्ड्स व्हेन मेजर्ड इन ईयर्स, ठीक है. अगर मैं 6 लैंडलॉर्ड्स की जो एजेस हैं उनको ईयर्स में मेजर करता हूं, आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है. बड़ी प्यारी लाइन है, ठीक है. आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि 6 लैंडलॉर्ड हैं, उनकी जो एजेस हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो मान लो पहले वाला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है. सो दीज आर 6 लैंडलॉर्ड्स, ठीक है. अगर मैं इन लैंडलॉर्ड्स की बात करता हूं तो इनकी जो एजेस हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में. द एवरेज एज ऑफ द 3 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड, ठीक है. तो मान लो ये वाला जो लैंडलॉर्ड है ना, ये सबसे यंगेस्ट है, ठीक है. ये सबसे यंगेस्ट है, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, ठीक है. ये सबसे क्या है, यंगेस्ट है, और ये सबसे ज्यादा क्या है यहां पर, एल्डेस्ट है. ये एल्डेस्ट है. बात समझ में आ गई, ये यंगेस्ट है और ये एल्डेस्ट है, ठीक है. द एवरेज एज ऑफ द 3 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड्स इज 35 ईयर. 3 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड्स की जो एवरेज एज है वो कितना है, 35 ईयर्स है. यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है. तो फर्स्ट यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट ये रहा, सेकंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट. तो इन तीनों का जो हमें एवरेज दिया हुआ है ना बच्चे, इन तीनों का जो हमें एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ द 3 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड इज 35 ईयर्स. और एंड दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी हमारे पास एपी होती है और यदि उस एपी में हमारे पास 3, मतलब एपी में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, और एपी में यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमारा जो एवरेज होता था वो मिडिल टर्म होता था, ठीक है. तो यहां पर जो हमें दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ द 3 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड इज 35 ईयर. इसका मतलब है ये हमारे 3 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड है, इनका जो एवरेज है वो 35 है. इट मींस इस वाली वैल्यू, ये जो सेकंड यंगेस्ट मेंबर है ना, इसका जो एज है वो कितना है, 35 है. इसका जो एज है वो कितना है, 35 है, ठीक है. ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी बच्चे. अगर ये 35 है ना, आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है. अगर ये 35 है तो डेफिनेटली ये 34 होगा. ये हमारे पास कितना होगा, 36 होगा, ठीक है. हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द 5 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड, ठीक है. तो 5 यंग, ये 36 होगा, ये 37 होगा, ये 38 होगा और ये 39 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब अगर मैं फोकस करता हूं अपने 5 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड पर, 5 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड, तो दीज आर अवर 5 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड. इतने होंगे ना, ये हमारे 5 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड होंगे ना, ठीक है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो ये 5 भी हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ये 5 के 5 भी हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एपी में है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. तो 5 का मिडल क्या होगा हमारे पास, थर्ड वाला नंबर, ठीक है. मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास कोई एक ऐसी एपी है जिसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसमें हमारा एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है. तो ये हमारे एपी में ही तो है, इसका वैल्यू 34 है, इसकी एज 35 है, इसकी एज 36 है, 37, 38, इन सभी का एवरेज क्या होगा हमारे पास, 36 होगा. तो हमसे पूछा भी वही जा रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द 5 यंगेस्ट लैंडलॉर्ड व्हिच इज 36, हमारा आंसर, ठीक है.
चलो, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार इनका सब जब सर ने बता ही दिया था तो इनका एवरेज तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, बट इट्स लिटरली अ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। आप ऐसे कर लोगे, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर लोगे, दिस वन इज ऑल्सो 36, ये भी पता कितना आएगा, ये भी 36 आएगा, बट लिटरली दिस इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। लिटरली दिस इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यदि नंबर एपी में है और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 क्या होता है, 5 ऑड नंबर ऑफ टर्म होता है, तो हमारा एवरेज क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगा। तो 36 इज द मिडिल टर्म। 36 से पहले भी 2 यंगेस्ट मेंबर थे और उसके बाद भी 2 उससे बड़े मेंबर्स थे, ठीक है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और दिस वन इज अ वेरी प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ चलिए, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 22nd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारे पास 22nd क्वेश्चन, जल्दी से देखो और रिलेट करो। क्या मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट कराया था क्या? रिलेट करो, क्या मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट कराया था? चलो देखते हैं। बोला जा रहा है द एवरेज वेट ऑफ 20 डांसर्स, द एवरेज वेट ऑफ 20 डांसर्स इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन अ न्यू डांसर ज्वाइंड द ग्रुप, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ द डांसर्स इनिशियली वाज 55 kg, फाइंड द वेट ऑफ द डांसर हु ज्वाइंड द ग्रुप, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ 20 डांसर, वी हैव 20 डांसर्स, ठीक है, वी हैव 20 डांसर्स, उनका एवरेज वेट 1 से इंक्रीज हो जाता है यदि हम लोग एक नया डांसर उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो इट मींस इनिशियली वी हैव 20 डांसर्स, इनिशियली 20 डांसर्स थे। इन 20 डांसर्स का जो एवरेज था, इनिशियल एवरेज हमारे पास कितना था, 55 kg था। तो इन 20 डांसर्स का जो एवरेज था वो 55 kg था। अब एक डांसर इंक्लूड हुआ तो 21 डांसर हो गए। अब ये मैंने एक शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, मैं ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस नहीं करूंगा। 21 डांसर्स का जो एवरेज हमारे पास वो 1 से इंक्रीज हो गया, इट मीन से कितना हो गया, 56 kg हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। यही बोला जा रहा है, एवरेज वेट ऑफ 20 डांसर्स इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन अ न्यू डांसर जॉइंड द ग्रुप। इफ द एवरेज वेट ऑफ द डांसर्स इनिशियली वाज 55 kg, उनका एवरेज कितना था, 55 kg था इनिशियली। फाइंड द वेट ऑफ द डांसर हु जॉइंड द ग्रुप, ठीक है। 20 डांसर्स का एवरेज 55 kg है, एक नया डांसर इंक्लूड हुआ तो एवरेज कितना हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया, तो 55 + 1 कितना होता है, 56 होता है। तो इसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंक्रीमेंट देखो, यहां पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, इधर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, इधर भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ। आपको करना क्या है बच्चे, यहां पर अगर आप थोड़ा बताओ, इस 1 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना होता था, 56 से करना होता था। इस 1 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना होता है, 20 से करना होता है। तो 1 × 56 कितना आएगा, 56 आएगा, एंड 1 × 20 कितना आएगा हमारे पास, 20 आएगा। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता था, अगर आपको पता हो तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता था, जो हमारा जो ये डांसर इंक्लूड हुआ है ना एक, ये इसका वेट है, वेट था ना, यस। सो दिस इज द वेट ऑफ द न्यू डांसर, दिस इज द वेट ऑफ द न्यू डांसर, वेट ऑफ द न्यू डांसर। ये जो नया डांसर इंक्लूड हुआ है ये उसका वेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 56 + 20 कितना होता है, 76। तो 76 इज द वेट ऑफ द न्यू डांसर। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। और ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप ये मत सोचना कि यार सर ने हमें ये क्या करा दिया, ये तो सर पता नहीं अलग ही तरीके से करा रहे हैं। एक्चुअल में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट इन माय वीडियो नंबर 4 और 5, यार मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर आपने पुराने सेशंस देखे हैं आपको पता होगा ये, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में एक डांसर इंक्लूड हुआ था तो एवरेज हमारा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ उसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, रीड करो और ट्राई करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। यस, रीड करो, इसको ट्राई करने की कोशिश करो। बोला जा रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 80। Average score of a group of 15 students is 80. When one student left the group, the average score of the group came down by 1. It means initially हमारे पास 15 स्टूडेंट्स थे, उन 15 स्टूडेंट्स का जो एवरेज था वो 80 था। The average score of a group of 15 students is 80. When one student left the group, when one student left the group, तो इनिशियली 15 स्टूडेंट्स थे, एक बच्चे ने ग्रुप को छोड़ दिया तो हमारे पास 14 स्टूडेंट्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। When one student left the group, the average score of the group came down by 1. तो पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो 1 से कम हो गया, तो इट मींस 80 पहले एवरेज था, अब पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो गया, 79 हो गया। फोकस करो, पहले पूरे ग्रुप का एवरेज 80 था, अब कितना हो गया, 79 हो गया।
व्हाट इज द स्कोर ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, जिसने ग्रुप को छोड़ा है उसका स्कोर कितना था, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम होगा, बट यहां पर आपका जो आंसर आ रहा होगा ना वो माइनस में आ रहा होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 से कितना हुआ बच्चे, 14 हुआ, इधर माइनस हुआ। 80 से कितना हुआ, 79 हुआ, ये -1 हुआ। इस -1 का मल्टीप्लाई यदि आप 79 से करोगे तो इट इज -79, और -1 का मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो इट बिकम्स -15। इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास, 94 आएगा, आएगा ना। इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा, माइनस का 94। आप बोलोगे सर वेयर इज माइनस, वेयर इज माइनस, ठीक है, माइनस कहां गया, तो माइनस इसलिए आया है क्योंकि आपने यहां पर एक बंदा ग्रुप को छोड़ के गया है। जब एक बंदा ग्रुप को छोड़ के गया तो 14 यहां पर हमारे स्टूडेंट्स हो गए और उनका एवरेज कितना गया, 79। तो एक बंदा छोड़ के जाने की वजह से माइनस में आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में एक डांसर इंक्लूड हुआ था तो वो पॉजिटिव आ रहा था, वहां पर फर्क नहीं पड़ रहा था। यहां पर फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एक बंदा ग्रुप को छोड़ के जा रहा है। तो अगर बंदा जाता है ना तो एवरेज क्या हो जाता है, हम मतलब ये हमारा वैल्यू माइनस में आ रहा होता है। माइनस का मतलब भी यही है, इट मींस कोई छोड़ के गया है, ठीक है। बट हमें करना वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो -79 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो -15 आया, बाद में इनको क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये आया 94, और माइनस है तो -94 आ जाएगा, ठीक है। माइनस को उड़ाओ, 94 इज द स्कोर ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, ठीक है। दिस इज द स्कोर ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, ठीक है। तो 94 उसका स्कोर था। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, हम जरूरी थोड़ा ही है, हमें पता है कि सर पहले 15 लोगों का जो एवरेज था वो 80 था, फिर एक बंदा ग्रुप को छोड़ के चला गया तो एवरेज 79 हो गया। तो कहते हैं सर पहले 15 लोग थे, जब एक बंदा छोड़ के चला गया तो 14 लोग हो गए, 14 लोगों का एवरेज कितना है, 79 है, और पहले 15 लोगों का एवरेज कितना था, 80 था। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, कहते हैं सर 14 से 15 हुआ, यानी कि इधर एक ऐड हुआ, इधर भी देखें तो इधर भी एक ऐड हुआ। इस 1 का मल्टीप्लाई 80 से करोगे तो 80 आएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 14 से करोगे तो 14 आएगा। तो 80 + 14 कितना आएगा हमारे पास, 94 आएगा। तो 94 इज द स्कोर ऑफ द पर्सन हु एडेड, ठीक है, जो ऐड हुआ, तो ये इसका स्कोर है। अब तुम्हें पता है यार पहले 14 लोग थे, अब 15 लोग हो गए, ठीक है, यानी कि वही ऐड हुआ है जो पहले उल्टा हमने लिखा था, जो छोड़ के गया था। पहले 15 से 14 हो गए थे ना, ठीक है, यानी कि ये जो बंदा ऐड हो रहा है इसका स्कोर 94 है, उसको ऊपर लिख दिया तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। वो तो साइन का आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो नेगेटिव आता है, अगर हम उसको उल्टा ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो वो पॉजिटिव में आ रहा होगा, बात कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई फिर ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लेना, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिटरली वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और वहां पर हमारी थोड़ी कैलकुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है, तो मैं उन सब चीजों से थोड़ा बचता हूं, ठीक है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24 नाउ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, प्लीज रीड आउट दिस क्वेश्चन, इसको जल्दी से रीड करो एक बार कि क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, ठीक है। एक बार रीड करो इसको। चलो, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 29। फैमिली में 5 लोग हैं और उनका एवरेज एज कितना है, 29 है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द फैमिली इज 5 ईयर्स, जो यंगेस्ट मेंबर है ना, जो उसकी प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स है, देन व्हाट वाज यानी कि पास्ट में चला गया, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यानी कि उसके जन्म के टाइम पर, ठीक है, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, ठीक है। अज्यूम दैट नो डेथ अकर्ड इन द फैमिली सिंस द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट, कोई भी डेथ नहीं हुआ है फैमिली में, हमें अज्यूम करना है। सिंपल सी बात है, देयर आर 5 मेंबर्स, 5 लोगों का जो एवरेज है वो 29 है, ठीक है। 5 लोग एवरेज कितना है, 29 है। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स एट प्रेजेंट, सम ऑफ एजेस ऑफ
5 members at present उन पांचों लोगों का सम कितना है? तो 29 इंटू 5 विच इज 145। सम कितना आ रहा है? 145 आ रहा है। इस 145 में जो प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, जो हमारा यंगेस्ट मेंबर है, जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कितना है? 5 ईयर्स है। यानी कि 140 तो बाकी लोगों की एज है और 5 साल का वो है। ठीक है, तो उसका बर्थ कब हुआ होगा? आज से 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले यदि उसका बर्थ हुआ है तो आज से 5 साल पहले हर बंदे की एज 5-5 साल कम होगी। तो ये 4 लोगों की एजेस का सम है 140। तो ये इन चारों लोगों का जो एजेस का सम होगा आज से 5 साल पहले कितना रहा होगा? हर एक को 5-5 से कम करो, तो 5 साल यदि एक बंदा कम हो रहा है तो 4 बंदे कितने सम से कम हो जाएंगे? -5 हुआ पर हेड। देयर आर 4 पर्सन, दिस इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 पर्सन, तो दिस इज -20। तो इन चारों लोगों का जो सम था वो कितना था? 140 - 20 विच इज 120। तो 120 वॉज द सम, 120 वॉज द सम, यानी कि उन चारों लोगों की जो एजेस का सम था वो 140 था आज से 5 साल पहले, यानी कि उसके जन्म के टाइम पर, जब उसका बर्थ हुआ। ठीक है, उसके बर्थ के टाइम पर। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, उसके जन्म के टाइम पे। ठीक है, तो उसके जन्म के टाइम पे तो वो 4 ही लोग थे ना। ठीक है, यानी कि उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, यहां पर उसको इंक्लूड नहीं करना होता। तो 120 वाज द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 4 पर्सन, एंड तब 4 लोग थे उसके बर्थ के टाइम पर। तो 120/4 कितना होता है? 120 उनका एजेस का सम था एंड देयर आर 4 मेंबर्स, वो 4 मेंबर्स थे, तो 120/4 कितना आ जाएगा? 30। तो 30 ईयर वाज द एवरेज एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ध्यान रहे, जब भी हम लोगों को बोलता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं करना, उसके जन्म के टाइम पर, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं करना। अब उसके जन्म के टाइम पे कौन सा टाइम लेना, उससे पहले का या बाद का, तो इसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी है ना, तो इसलिए हम लोग 4 लोगों की एजेस का एवरेज निकालेंगे, बस 4 लोगों का जो उसके अदर देन द यंगेस्ट मेंबर। ठीक है, तो अदर देन द यंगेस्ट मेंबर देयर आर 4 मेंबर्स, उनका प्रेजेंट एजेस का सम 140 है। यदि यंगेस्ट मेंबर 5 साल का है तो आज से 5 साल पहले इसका बर्थ हुआ होगा, तो 5 साल पहले ये तो 0 ईयर का रहा होगा, इसको तो इंक्लूड करना ही नहीं है। ठीक है, बाकी 4 लोगों की एज का सम अभी 140 है, तो आज से 5 साल पहले उनके चारों लोगों की एज का सम कितना रहा होगा? 140 - 20 विच इज 120। आज से 5 साल पहले बाकी सबकी एजेस का सम 120/4 कितना होता है हमारे पास? 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स वाज द एवरेज एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। सो दिस वाज अवर 24th क्वेश्चन। थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को इसमें, ठीक है, कि 120 को 4 से डिवाइड करना है 5 से, तो हमें यंगेस्ट मेंबर को इंक्लूड नहीं करना, बाकी को इंक्लूड करना है। So moving to the next question, this is our 25th question guys. Just read out this question and try to solve this. एक बार इसको रीड करो और इसको एक सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? Yup. In 1950, the average age of a family of 20 members is 38 years. So this is a very मतलब प्यारा क्वेश्चन, ठीक है? 1950 में जो एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 20 members is 38 year. In 1957, a family member aged 68 died and a child was born in the family. 1961, another member died at the 80. ठीक है. If there were no other changes in the family, find the average age of the family in 1970. क्वेश्चन को रीड करने के बाद इतनी तो क्लैरिटी है, जब एक आदमी की मृत्यु हो जा रही है, यानी कि एक आदमी चला जाता है, तो दूसरा एक बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। A family member aged 60 died and a child was born. And a child was born. एक मेंबर गया तो एक बच्चे की एंट्री हो गई, ठीक है, एक मेंबर गया तो एक बच्चे की एंट्री हो गई, and a child was born in the family. In 1961, another family member aged 80 died and another child was born in the family. 1961 में भी क्या हुआ? 80 साल का एक आदमी चला गया तो उसके बाद एक बच्चे की एंट्री हो गई, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इफ देयर वर नो अदर चेंजेस, के अलावा और कोई चेंजेस नहीं है यहां पर, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इन 1970। 50 का डाटा दे रखा है, फिर 50 से 57 पे गया, फिर 61 से गया, अब 70 पे पूछ लिया। तो क्वेश्चन को मैं भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा और बड़े प्यार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में यहां पर हुआ क्या है।
बच्चे अगर बात करते हैं तो 1950 की बात मैं यहां पर करूंगा। 1950 में देयर आर 20 मेंबर्स और उन 20 लोगों का जो एवरेज है बच्चे वो कितना है 38 ईयर्स है। उन 20 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है 38 ईयर्स है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। 1957 में क्या हुआ? 1957 में क्या होगा? हर एक बंदे मतलब 50 से लेके 57 के बारे में सोचो। अभी 50 में हम लोग, ठीक है, इसको ना थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। देयर आर 20 मेंबर्स, 20 लोगों का जो एवरेज था हमारे पास वो कितना था? 38 ईयर्स था। ठीक है, मुझे बताओ फ्रॉम 1950 से लेके 1957 7 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि हर बंदे की एज 7 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो 1957 में अगर कुछ भी ना होता तो ये 20 के 20 लोगों का एवरेज कितना हो जाता? 45 ईयर्स हो जाता। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, यानी कि 38 में हम लोगों ने 7 ऐड कर दिया। डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 7 साल बाद हर एक बंदे की एज 7 ईयर से इंक्रीज होगी ना। अगर हर एक बंदे का एज 7 से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एवरेज भी 7 से इंक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज पहले 20 लोगों का 38 था, 38 प्लस 7 45 हो जाएगा अगर कोई चेंज ना होता। ये 57 का डाटा दिया हुआ है 1957 का। बट 1957 में क्या हुआ? एक थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ गए। एक मेंबर था जिनकी एज 60 ईयर थी, वो चले गए, तो 60 ईयर में वाला मेंबर चला गया, यानी कि सम हमारा 60 ईयर से कम हो जाएगा। जो हमारा टोटल सम है ना इन 20 के 20 लोगों की एजेस का जो सम है वो हमारा 60 से कम हो जाएगा। एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न इन द फैमिली। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो पैदा होते ही उसकी एज 1 ईयर नहीं होती। जो बच्चा आया है वो 0 ईयर का है। तो टोटल जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना उन सभी 20 लोगों की एजेस के सम में, वो -60 देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा जो हमारा एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज अगर निकालना है तो आप सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो। आप लोग सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करते हो? डिवाइड करते हो। तो सम हमारा -60 हुआ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं? 20। तो -60/20 कितना आएगा? -3 आएगा। तो यानी कि हमारा एवरेज इन दोनों के, एक के जाने की वजह से और एक बच्चे के आने की वजह से, हमारा एवरेज 3 साल से कम हो जाएगा। तो 45 एवरेज होना था, बट एक्चुअल में इस साल हमारा एवरेज कितना हो जाएगा? 45 से 3 कम हो जाएगा, यानी कि 42 ईयर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक फैमिली मेंबर 60 ईयर्स का चला गया और एक बच्चा आया, तो सम पे टोटल -60 का फर्क पड़ा। सम को एवरेज निकालते टाइम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, -60/20 -3, यानी कि जो हमारा एवरेज है वो -3 से कम कर दो। तो 45 होना था एवरेज अगर कोई चेंजेस ना आते, बट चेंजेस आए हैं ना, एक फैमिली मेंबर चला गया, एक बच्चा आ गया। उन दोनों के इस काम की वजह से हमारा जो एवरेज है वो 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखो। इन 1961 another family member aged 80 year died and another child was born in the family। अब देखो जरा यहां पर क्या बोला जा रहा है। 1957 से 61 यानी कि 4 साल बढ़ा दो। 1957 से यानी कि 1961 यानी कि इसको 4 साल बढ़ा दो 1961। अगर सबकी एज 4 ईयर से इंक्रीज हो रही है तो इन 20 लोगों का जो एवरेज है ना ये भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा। करंट में 42 है तो इन 20 लोगों का एवरेज कितना हो जाता? 42। सबकी एज 4 इंक्रीज हुई है तो ये भी 4 से बढ़ जाता। तो इन 20 लोगों का एवरेज कितना आ जाता? 46 ईयर्स आ जाता। बोलो जरा, इन 20 लोगों का एवरेज कितना आ जाता? 46 ईयर आ जाता। प्रॉब्लम क्या हुई? अनदर फैमिली मेंबर एजेड 80 डाइड एंड अनदर चाइल्ड वाज बोर्न इन द फैमिली। 80 ईयर्स का बंदा चला गया और एक चाइल्ड आ गया। सम में इतना डिक्रीमेंट आया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं? 20। -80/20 कितना होता है? -4। एक्चुअल में जो हमारा एवरेज है वो 46 से 4 कम हो जाएगा। तो 46 में -4 कर दो, यानी कि हमारा जो करंट एवरेज है वो 42 ईयर्स हो जाएगा। देखो जरा, यहां तक की बात समझ में आती है कि तो 1961 में जो फैमिली का एवरेज था वो कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं अब तक मैंने क्या क्या काम किया। 1950 में एवरेज वॉज 38। 1950 से सीधा 57 पे गए तो एवरेज भी हमारा 7 ईयर से बढ़ जाता है। यदि हर एक बंदा 7 ईयर का इंक्रीमेंट आ रहा है तो एवरेज भी 38 + 7 45 हो गया। बट 57 में एक 60 साल का आदमी चला गया और एक बच्चा पैदा हो गया, तो 60 साल -60 उसकी एजेस का सम प्लस 0 जो आया है डिवाइड बाय 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो ये आ गया -3, यानी कि एवरेज को -3 कर दो।
तो 45 में से अगर -3 होगा तो 42 हमारा एवरेज आ गया 20 ऑब्जर्वेशंस का इन द ईयर 1957। 57 से सीधा 61 की बात हो रही है, यानी कि 4 साल का इंक्रीमेंट आया, तो सबकी एज 4 ईयर से बढ़ेगी। तो 20 लोगों का एवरेज यहाँ पर 42 था, इसको +4 कर दो तो 46 हो जाएगा। बट क्या हुआ, एक 80 ईयर्स का आदमी चला गया और एक चाइल्ड बोर्न हो गया, तो -80 + 20/20 -4, एक्चुअल में इसको -4 करना पड़ेगा। तो 1961 में उन 20 के 20 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज था वो 42 था। अब हमें आगे क्या बोला जा रहा है, इफ देयर वर नो अदर चेंजेस, इसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो फाइंड द एवरेज ऑफ द फैमिली 1970। अगर मैं अभी देखता हूं यहां पर मेरे पास कितना बोला जा रहा है 1961 से सीधा अगर मैं इसको 9 साल इंक्रीज करता हूं तो इट विल बिकम्स 1970। तो 1970 में पूरी फैमिली का एवरेज कितना हो जाएगा, अभी 1961 में ये सब काम हो जाने के बाद एवरेज 4 से कम हुआ था, तो एवरेज 42 है। तो 42 + 9 कर दो, 42 + 9 कितना हो जाएगा हमारा 51 एवरेज हो जाएगा इन द ईयर 1970। इन द ईयर 1970 अवर एवरेज इज 51। ठीक है, सो 51 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गाइस कैन क्रॉस चेक इट, मतलब दिस इज द वे टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का यही हमारे पास तरीका है। इसमें हमें बिल्कुल क्लैरिटी रहती है कि गलती होने के चांसेस हमारे बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे डील किया है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो दिस वाज अवर 25th क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इसके बाद हम लोग 26, 27, 28, 29, 30th क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा बड़ा प्यारा रहेगा,